नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं छुट्टियों के होमवर्क के बारे में। अक्सर इसे बस कागजों का एक ढेर और भारी बोझ मान लिया जाता है ना? लेकिन आज हम इस पूरे असाइनमेंट को एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प ब्लूप्रिंट में बदल देंगे। ये सिर्फ स्कूल का काम नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्कॉलर्स के लिए एक बेहतरीन रोड मैप है, जो सीखने के इस पूरे सफर को सच में मजेदार और तार्किक बना देता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे सेल्फ एंड गुड हैबिट्स से, फिर मैजिकल मैथ प्रैक्टिस, उसके बाद हिंदी 12 खड़ी एंड वर्ड्स, फिर इंग्लिश स्पेल बी और आखिर में एनवायरनमेंट एंड नेचर। काम को इस तरह अलग अलग थीम्स में बांटने से इसे समझना काफी आसान और बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है। चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेल्फ एंड गुड हैबिट्स। ये हिस्सा मुख्य रूप से व्यक्तिगत पहचान, हमारी डेली रूटीन और स्वास्थ्य के बेसिक नियमों पर फोकस करता है। अब देखिए, समय को सही से मैनेज करने के लिए इन 7 दिनों के चक्र को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। संडे के आराम से लेकर मंडे टू फ्राइडे के काम और फिर सैटरडे तक, ये सातों दिन हमारे टाइम मैनेजमेंट की असली नींव रखते हैं। मतलब ये सिर्फ दिनों के नाम रटना नहीं है, बल्कि हर दिन की अपनी एक अलग लय होती है जो पूरे हफ्ते को आकार देती है। और पता है, खुद का परिचय देना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी होती है। माई सेल्फ के इस आसान से स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें सिर्फ उम्र या क्लास नहीं बतानी है, बल्कि भविष्य के लक्ष्य भी बताने हैं। मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूँ। सच कहूं तो ये लाइन सिर्फ एक खाली जगह भरने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सपनों को एक साफ दिशा देने का बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल सुनने में काफी बड़ा और मुश्किल सा शब्द लगता है ना? लेकिन यहाँ देखिए, इसे 5 बहुत ही आसान और डेली की आदतों में बांट दिया गया है। जैसे ताजे फल और सब्जियां खाना, खूब सारा पानी पीना और जंक फूड से दूर रहना। और हाँ, सही समय पर खाना और खाने से पहले हाथ धोना। ये सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असल में एक अनुशासित और स्वस्थ जीवन का यही पक्का आधार है। चलिए, अब हम गणित की जादुई दुनिया में चलते हैं, यानी मैजिकल मैथ प्रैक्टिस, और देखते हैं कि ये नंबर्स एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और मैथ को कितना आसान बना देते हैं। अब अगर हम 201 से 400 तक की गिनती की बात करें, तो हर एक नंबर को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। असल में सारा खेल पैटर्न पहचानने का है। उदाहरण के लिए 201 से 210 वाली लाइन में आखिरी नंबर कैसे बढ़ रहा है, बस वो देखना है। और फिर वही सेम पैटर्न 301 से 310 या 391 से 400 में भी काम आता है। जब ये समझ आ जाता है कि हर 100 के बाद क्रम तो वही रहना है, तो रटने की जरूरत खत्म हो जाती है और लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। और पहाड़ों की बात करें तो 2 से 12 तक के सभी पहाड़े एक साथ याद करना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ट्रिक ये है कि अगर शुरुआत में 2, 5 और 10 के पहाड़ों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो उनमें छिपी हुई समरूपता या सिमेट्री एकदम साफ हो जाती है। जैसे 5 के पहाड़े में नंबर्स हमेशा 5 या 0 पर खत्म होते हैं और 10 के पहाड़े में तो हमेशा 0 पर ही। इन पैटर्न्स को पकड़ने के बाद 2 से लेकर 12 तक के बाकी पहाड़े याद करने का रहस्य बहुत ही आसानी से सुलझ जाता है। अच्छा, क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि गणित और भाषा आपस में कैसे जुड़ते हैं? जरा इस पर गौर कीजिए। नंबर 100 और उसके अंग्रेजी शब्द 100 को एक साथ देखने से समझ आता है कि यह सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं है। ये असल में नंबर्स और लैंग्वेज के बीच के फासले को मिटाने का काम कर रहा है। नंबर्स के बाद अब बारी आती है अक्षरों और ध्वनियों की। हमारा अगला सेक्शन है हिंदी 12 खड़ी एंड वर्ड्स, जो पूरी तरह से हिंदी व्याकरण और ध्वनियों के स्ट्रक्चर पर केंद्रित है। देखा जाए तो हिंदी की 12 खड़ी ध्वनियों का एक बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित सिस्टम है। क, ख और ग जैसे मूल व्यंजनों के साथ मात्राएं लगने पर आवाज पूरी तरह बदल जाती है। जैसे क के साथ आ की मात्रा लगी तो वो बन गया लंबा स्वर का, और ई की मात्रा से छोटा स्वर की। मतलब का, की, कु, ये जो क्रमबद्ध बदलाव है ना, यही पूरी हिंदी भाषा को एक तार्किक सूत्र में पिरोता है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन्हीं मात्राओं और ध्वनियों का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की शब्दावली में करते हैं। व्याकरण के नियमों को राम, राजा, सीता और खीर जैसे जाने पहचाने शब्दों में बदलते हुए देखना काफी अद्भुत है। र में आ की मात्रा तो रा, ख में ई की मात्रा तो खी। इस तरह ये सैद्धांतिक ज्ञान
बहुत ही आसानी से पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिकल क्षमता में बदल जाता है। हिंदी के बाद अब हम बढ़ते हैं अंग्रेजी की तरफ। हमारा चौथा सेक्शन है इंग्लिश स्पेल बी, जो स्पेलिंग की सटीकता और वोकैबुलरी को बेहतर बनाने पर जोर देता है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी की स्पेलिंग्स कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। इसीलिए सही शब्दों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। स्पेल बी के लिए जो ये शब्द चुने गए हैं, जैसे ब्यूटिफुल, माउंटेन, बटरफ्लाई या सनशाइन, ये मल्टी सिलेबल शब्द सिर्फ स्पेलिंग टेस्ट के लिए नहीं है। असल में ये बच्चों को अपने आसपास की दुनिया, अपने विचारों और कल्पनाओं को बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेस करने की ताकत देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन एनवायरनमेंट एंड नेचर पर। आइए देखते हैं कि ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाता है। इस हिस्से में गुलाब, कमल का पत्ता, नीम और सूरजमुखी जैसे सूखे पत्तों और फूलों को इकट्ठा करने की बात कही गई है। और सच कहूं तो ये चीज होमवर्क को क्लासरूम की चार दीवारी से एकदम बाहर ले जाती है। ये कोई बोरिंग किताबी लिस्ट नहीं है, बल्कि प्रकृति को करीब से जानने का एक शानदार हैंड्स ऑन तरीका है। ये असाइनमेंट एक सामान्य से काम को एक मजेदार बॉटैनिकल स्कैवेंजर हंट में बदल देता है। अब जरा इन नारों पर गौर कीजिए। सेव अर्थ, सेव लाइफ या कीप द अर्थ ग्रीन एंड क्लीन। ये नारे पर्यावरण जैसे विशाल विषय को बहुत ही कैची और हमेशा याद रहने वाले वाक्यों में समेट देते हैं। ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति को बचाने की अहमियत को सही मायनों में समझ सकें। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही सोचने वाली बात सामने आती है। क्या छुट्टियां सिर्फ आराम करने के लिए होती हैं, या फिर ये कुछ नया और क्रिएटिव सीखने का एक शानदार मौका है? इन सभी मजेदार और व्यवस्थित गतिविधियों को देखकर एक बात तो एकदम साफ है, एक साधारण सा हॉलिडे ब्रेक भी अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो वो सीखने की एक बेहद पावरफुल, रोमांचक और जीवन भर याद रहने वाली यात्रा बन सकता है।